जय हिंद। आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आज मिराज 2000 लड़ाकू विमानों के बारे में जानेंगे। ये भी जानेंगे कि जगुआर लड़ाकू विमान कैसे किसी देश पर हमला करने में सक्षम होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से आज जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, मिराज 2000 जो लड़ाकू विमान है, ये कैसा लड़ाकू विमान है? तो ये मल्टी रोल यानी मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। मल्टी रोल का मतलब कि जब ये मतलब उड़ान भरता है तो ये किसी भी दिशा में उड़ान भरने में सक्षम विमान को क्या कहते हैं? माने मल्टी रोल कहते हैं, यानी मल्टी रोल लड़ाकू विमान कहते हैं। तो ये कैसा विमान है? मिराज 2000 कैसा विमान है? तो ये मल्टी रोल है। मल्टी रोल का मतलब ये उड़ान जब 90 डिग्री पर भरेगा ना तो किसी भी दिशा में क्या करेगा? उड़ान भर देगा। यानी समझ में आया? यानी देखिए, जब पायलट बैठता है ना तो पायलट माने किसी भी दिशा में इसको क्या कर सकता है? माने किसी भी दिशा में इसको मोड़ सकता है। इसलिए क्या है? ये मल्टी रोल क्या है? माने लड़ाकू विमान है। यह जमीन पर हमला करने वाला यानी हमलावर, यानी जमीन पर हमला करने वाला यानी हमलावर ये विमान है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं मिराज 2000। तो मिराज 2000 विमान कैसा विमान है? तो ये मल्टी रोल यानी मल्टी रोल ये क्या है बाबू? मतलब ये लड़ाकू विमान है। समझ में आया? अब आप बताइए, मिराज जो 2000 विमान है, मिराज 2000 विमान को किसने विकसित किया है? तो मिराज 2000 को मतलब कि फ्रांस देश ने विकसित किया है। फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है डेसाल्ट कंपनी। डेसाल्ट कंपनी ने ही मिराज 2000 को क्या किया है? विकसित किया है। समझ में आया? तो फ्रांस की कंपनी का नाम क्या है? डेसाल्ट। डेसाल्ट कंपनी जो है ये किसको विकसित किया है? तो मिराज 2000 लड़ाकू विमानों को विकसित किया है। अच्छा, बात करते हैं कि मिराज 2000 को सबसे पहले उड़ाने वाला देश का नाम क्या है? तो देखिए, जो सबसे पहले मिराज 2000 को सबसे पहले उड़ाया था तो ये फ्रांस देश ने ही उड़ाया था। अब जब बताइए कि जहाँ पर अगर जिस कंपनी ने अगर मिराज 2000 को बना रही है, उस कंपनी ने जब बना देगी तो बनाने के बाद उसकी क्या करेगी कि जो एयरफोर्स होगी, जिसको हम लोग वायुसेना कहते हैं, वो तो जेन्युइन है कि वहाँ पर रखा हुआ विमान को आराम से उड़ा सकता है। तो देखिए, फ्रांस देश की कंपनी डेसाल्ट बना दी और बनाने के बाद जैसी मतलब फ्रांस की वायुसेना में शामिल हुई तो सबसे पहले फ्रांस की वायुसेना ने इस जहाज़ पर पहली उड़ान भरा था। समझ में आया? तो ये सबसे पहले उड़ान भरने वाला देश फ्रांस हुआ। फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है डेसाल्ट कंपनी ने इस विमान को क्या किया था? विकसित किया था। समझ में आया? तो सबसे पहले ये बताइए, एक कैसा जहाज़ है? तो ये मल्टी रोल जहाज है। मल्टी रोल यानी किसी भी ये दिशा में उड़ान भरने में सक्षम विमान को क्या कहते हैं? मल्टी रोल, मतलब मल्टी रोल लड़ाकू विमान कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बताइए, मिराज 2000 विमान किस कंपनी ने बनाई है? तो मिराज 2000 विमान को मतलब डेसाल्ट कंपनी फ्रांस के कंपनी है जो बनाई है। समझ में आया? अब आप बताइए, अब इस विमान को भारत की वायुसेना मतलब खरीदने के लिए क्यों प्रस्ताव स्वीकार किया? देखिए बाबू, जब हम लोग 1962 में जब चीन की लड़ाई लड़े थे, उस समय हम लोग को बहुत ज़्यादा मतलब कि जो लड़ाकू विमान था ना, उसकी कमी महसूस हुई थी। तो पिछले सरकारों ने महसूस किया कि देखिए, हमारा देश कितना हो मतलब जनसंख्या वाला हो, यानी हम लोग कितना बड़ा जनसंख्या वाला है, ये मायने नहीं रखता है। ये मायने रखता है कि हमारे देश में कितने एडवांस कैटेगरी के मतलब कि टेक्नोलॉजी है। अगर हम लोग देखिए, एक छोटो भी देश है ना, अगर उस देश में अगर एडवांस किस्म के टेक्नोलॉजी उपस्थित है तो ये किसी भी देश पर हम लोग किसी भी देश से या वो देश किसी भी देश से हार नहीं सकता है। जैसे हम लोग बात करेंगे इजराइल को। देखिए, इजराइल एक छोटा सा देश है लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित है ना, इतनी विकसित है कि किसी भी दुश्मन देश को मतलब क्या करता है, माने किसी भी दुश्मन देश को एकदम आंसू बहा देता है। आंसू बहाने का मतलब समझ रहे हैं ना? ये किसी भी देश पर इतना ताबड़तोड़ हमला करता है ना, इतना ताबड़तोड़ कि दुश्मन देश इस पर हमला करने के लिए नामे नहीं लेता है। समझ में आया? तो देखिए, आप कितना बड़ा जनसंख्या वाला है ये मायने नहीं रखता है। ये मायने रखता है कि अगर आपका मान लीजिए कि क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, मान लीजिए भारत का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, भारत की जनसंख्या बड़ी है, लेकिन अगर जनसंख्या और क्षेत्रफल बड़े होने से क्या आप किसी देश से मुकाबला कर लीजिएगा? नहीं।
आपको अगर किसी अन्य देश से या दुश्मन देश से मुकाबला करना है ना, तो आपको टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जाना पड़ेगा। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो किसी भी दुश्मन देश आपको आंख दिखाने से 100 बार पहले सोचेगा कि हम उस देश पर आंख दिखा रहे हैं, यानी 100 बार ये सोचेगा कि हम उसको दिखाएं कि नहीं दिखाएं। समझ में आया? तो देखिए, छोटा भी देश है अगर टेक्नोलॉजी है तो बड़ा देश भी हमला करने से डरेगा। समझ में आया? अगर बड़ा देश है और उसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है तो छोटको देशवा उस पर चढ़ करके हमला करके उसको दम क्या कर देगा, उसको दम मतलब एक समझिए ना कि दम छोटा कर देगा। समझ में आया? तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होता है कि क्षेत्रफल आपको बड़ा रखने से आपका देश विकसित नहीं होगा। समझ में? क्षेत्रफल बड़ा है, क्या आपका देश विकसित होगा? नहीं। क्या आपका मान लीजिए कि जनसंख्या बड़ी है तो क्या आपका देश विकसित है? नहीं। आज की दुनिया में आपकी टेक्नोलॉजी मायने रखता है, आप कितना बड़े टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं ये मायने रखता है। अगर मान लीजिए छोटा देश है, टेक्नोलॉजी हाई है, तो कोई भी दुश्मन देश आप पर आंख उठा करके नहीं ताकेगा। वही चीज़ 1962 में जब नेहरू की सरकार थी तो नेहरू की सरकार पर हमला सबसे पहले उसके सरकार में जब नेहरू की सरकार था 1962 में, तो चाइना ने हमला किया था किस पर? भारत पर। उस समय भारत के पास लड़ाकू विमान नहीं थे, यानी उस समय लड़ाकू विमान की कमी महसूस भारत को हुआ। उसी समय से सरकार ने प्रस्तावित स्वीकार किया कि हम अपना देश में तो हम लड़ाकू विमान विकसित नहीं कर सकते, लेकिन जिस देश से हमको हमारी अच्छी रिलेशन है, जिस देश से हमारी अच्छा संबंध है, उस देश से तो हम लड़ाकू विमान खरीद सकते हैं ना। तो भारत ने क्या किया कि सबसे पहले यानी मिराज 2000 को, मतलब कि जब 1962 में चाइना और भारत के बीच में जंग हुआ था, उसके बाद भारत ने सोचा कि नहीं, हमें भी मिराज 2000 को खरीदना चाहिए। अगर हम खरीदेंगे तो किसी भी देश पर हम लोग दबाव डालने में सक्षम हो जाएंगे। समझ में आया? इसलिए भारत ने क्या किया, लड़ाकू विमानों को किसी अन्य कंट्री से यानी अन्य देशों से खरीदना शुरू किया। समझ में आया? उसके बाद फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में कई बार युद्ध लड़ा गया। 1965 का, 1971 का, 1984 का, 1999 का। समझ में आया? कितना युद्ध लड़ा गया। तो भारत को महसूस हुआ कि नहीं, हम तो खुद लड़ाकू विमान नहीं बना सकते, लेकिन नहीं, हमें लड़ाकू विमान ज़रूरत है। अगर हम नहीं विकसित कर रहे हैं तो क्या हम खरीद नहीं सकते हैं? तो भारत ने क्या किया कि भारत के सरकारों ने क्या किया कि अलग अलग कंट्रियों से, अलग अलग देशों से लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मतलब क्या कर लिया, यानी जैसे मतलब कि खरीदने के लिए कहा कि नहीं, हमें भी एक लड़ाकू विमान की आवश्यकता है, तो इन्होंने खरीदने का प्रस्ताव स्वीकार किया। समझ में आया? तो मिराज 2000 जो लड़ाकू विमान है, ये फ्रांस के सरकारों के बीच में समझौता हुआ और कहा गया कि देखिए, हमें भी एक लड़ाकू विमान आपकी कंपनी बनाती है जिसका नाम है मिराज 2000 लड़ाकू विमान। ये विमान को आप अगर दे देते तो भारत के लिए बेहतर होता। समझ में आया? तो फ्रांस के जो सरकार थी उस समय हमारी इंडिया की बात सुनी और यहाँ पर डील हुई, रक्षा डील हुई, और डील होने के बाद मिराज 2000 जो विमान था, लड़ाकू विमान था, ये भारतीय वायु सेना के बेड़े में शामिल हो गया। समझ में आया? तो देखिए, जो मिराज 2000 मिसाइल मतलब कि जो मिराज 2000 लड़ाकू विमान है, इसको किस देश ने विकसित किया है? तो फ्रांस देश ने विकसित किया है। कहाँ की कंपनी विकसित किया है? तो फ्रांस देश की कंपनी डेसाल्ट कंपनी ने इसको विकसित किया है। सबसे पहले इसको उड़ाया किस देश ने था? तो इसको फ्रांस देश ने सबसे पहले मिराज 2000 लड़ाकू विमान को उड़ाया था। समझ में आया? अब आप बताइए, तो ये कंपनियां जैसी, मतलब कि आप अगर बात कीजिएगा कि ये कंपनियां जैसे ही भारत में मतलब इसको बेची, यानी इस कंपनी ने जैसे ही भारत में इस लड़ाकू विमान को बेची, तो भारत सरकार ने कहा कि नहीं, अगर मान लीजिए कि हम अगर ये लड़ाकू विमान को अगर किसी अन्य देश से खरीद रहे हैं तो उसकी टेक्नोलॉजी उसको ही काम आएगी। इसलिए हमारे भारत के इंजीनियरों को और साइंटिस्टों को ज़रूरत है कि हमको क्या चाहिए कि हमको इस विमान को, हम कहते हैं फ्रांस के सरकारों से कि आपकी कंपनी भारत में, भारत के अलग अलग शहरों में जा कर के ये कंपनियां आ कर के भारत के क्षेत्रों में अपना कंपनी डाल सकता है। समझ में आया? तो जैसे इन्होंने कंपनी डालने के लिए कहा
कौन कहा, यानी फ्रांस की कंपनी जो थी वो कहा भारत सरकार से कि आप जगह प्रोवाइड करा दीजिए, यानी जैसे ही आप जगह प्रोवाइड करा दीजिएगा तो हम आपको क्या करेंगे कि तुरंत क्या करेंगे, माने जैसे ही आप जगह प्रोवाइड कीजिएगा तो हम डेसाल्ट कंपनी है जो क्या बनाती है, मिराज 2000 लड़ाकू विमान बनाती है, इसको हम दे देंगे आपको मतलब क्षेत्र में। तो जैसे ही इन्होंने प्रस्ताव स्वीकार किया तो भारत सरकार ने जगह को स्वीकृत कर दिया। जैसी जगह को स्वीकृत किया तो ये कंपनियां इंडिया में आ गई, यानी भारत में आ गई। और भारत में आई तो ये कंपनी कहाँ से छोड़ करके आई, तो ये फ्रांस से छोड़ करके आई कहाँ, यानी भारत में। और जैसे ये भारत में आई तो भारत की कंपनी और जो फ्रांस की कंपनी था ये दोनों मिल करके ये मिराज 2000 विमानों को क्या कर लिया, यानी बनाने का जो प्रस्तावित रखा गया था इसको स्वीकार कर लिया। समझ में आया। तो इससे हम लोग पता किए कि जो फ्रांस की कंपनी था ये शुरुआती समय में कहाँ पर मतलब कि लड़ाकू विमान बनाती थी, तो ये फ्रांस में बनाती थी। अभी वर्तमान समय में कहाँ बनाती है, तो ये इंडिया में ही निर्मित करती है। तो हम लोग शुरुआती समय में फ्रांस ये इस लड़ाकू विमान को खरीदे थे। अभी हम लोग क्या किए हैं कि अभी वर्तमान समय में इस लड़ाकू विमान को हम लोग खुद क्या कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, यानी खुद अपने देश में ही विकसित कर रहे हैं। तो अब हम लोग फ्रांस से इस लड़ाकू विमान को नहीं खरीदते हैं, अब मिराज 2000 को इंडिया ही की कंपनी खुद विकसित करती है। समझ में आया। तो मिराज 2000 कैसी लड़ाकू विमान है, मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। तो पहले तो हम लोग खरीद करते थे, यानी पहले हम लोग खरीदारी करते थे, अब हम लोग खरीदारी नहीं करते हैं, अब खुद क्या करते हैं कि अब खुद मतलब इंडिया में ही इस विमान को क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। समझ में आया। अब बात करते हैं कि जो मिराज 2000 लड़ाकू विमान है इसकी मारक क्षमता कितनी है, इसकी वेट कितनी है, ये कैसे मतलब कि किसी अन्य देश पर जाकर के हमला करने में सक्षम होता है, इसके बारे में हम लोग आइए डिटेल से बात करते हैं। देखिए जो मतलब मिराज 2000 लड़ाकू विमान है ना, इसकी अधिकतम गति यानी 2336 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ये मतलब कि आकाश में उड़ान भर सकता है। यानी हवा में अगर बात करें कि हवा में ये कितना किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ये उड़ान भर सकता है, तो ये बाबू 2300 यानी 2336 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से इसकी उड़ान भर सकता है। समझ में आया। जब ये आकाश में जाता है तो ये बादलों को चीरते हुए ये कितना यानी 2336 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ये चलता है बाबू, तनी मनी नहीं 2336 किलोमीटर। आप जानते हैं कि जो भारत के जो अलग अलग ट्रेन है, जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है 180 किलोमीटर के रफ्तार से चलती है। ससुरा उस पर बैठते हैं तो लगता है कि किस पर बैठल हैं। अब आप बताइए उतना कम स्पीड में आप चलते हैं तो लगते हैं कि आप मतलब बहुत स्पीड में चल रहे हैं। और जब इस पर हम लोग को पायलट बैठता है और चलाता है इसको कितना किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, तो 2336 किलोमीटर की रफ्तार से इसको चलाता है, तो पायलट बेचारा दम जानते हैं इसको दम पता चलता है कि हम लोग कहाँ बैठल है। समझ में आया। आप 180 किलोमीटर के रफ्तार से जब ट्रेन पर चलते हैं तो कहते हैं कि बाप रे बाप इतना ट्रेनवा रफ्तार में चल रहा है। और ये कितना चलता है, ये 2336 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। समझ में आया। यानी इतना रफ्तार में चलता है ये वाला जहाज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिराज 2000 लड़ाकू विमान कहते हैं। तो इसकी देखिए इसकी रफ्तार कितनी हो गई, तो 2336 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। ये हमला मतलब हमला कितना किलोमीटर तक ये कर सकता है, तो ये हमला 1550 यानी 1550 किलोमीटर तक ये हमला करने में सक्षम विमान है, जिसका नाम है मिराज 2000 लड़ाकू विमान। समझ में आया। तो ये 1500 किलोमीटर तक ये बम बरसाने में सक्षम विमान है, जिसका नाम है मिराज 2000 विमान। अगर हम लोग बात करें कि इसका वजन कितना होता है, यानी खाली में जो मतलब कि मिराज 2000 विमान है इसका वेट कितना होता है, यानी वजन कितना होता है, तो देखिए इसका वजन इसको 7500 केजी इसका वजन होता है, तनी मनी नहीं 7500 केजी। अब आप बताइए मतलब कि जब हम मिराज 2000 को अगर हम लोग निर्माण करते हैं तो खाली में इसका वजन कितना है, तो 7500 केजी है। समझ में आया। यानी 7500 केजी है। समझ में आया। यही हम लोग अगर इसमें फ्यूल भर देंगे, फ्यूल का मतलब ईंधन होता है,
अगर मिराज 2000 में अगर हम लोग फ्यूल भर देंगे तो लगभग इसका वजन हो जाएगा 10-10,500 किलो, मतलब 10-10,500 किलो हो जाता है। यानी देखिए अभी 7500 किलो है, और फिर अगर हम लोग इसमें फ्यूल भर देंगे, फ्यूल माने ईंधन भर देंगे, जैसे पेट्रोल ईंधन होता है तो फ्यूल भर देंगे तो इसका वजन कितना हो जाएगा 10,000 किलो, यानी 10,500 इसका किलोग्राम इसका वजन हो गया। तो मिराज 2000 का अगर खाली में हम लोग बात करें कि वजन कितना होता है, तो मिराज 2000 को अगर खाली में वजन करेंगे तो हम लोग 7500 किलो का ये जहाज होता है। समझ में आया? अगर इसमें हम लोग फ्यूलिंग कर देंगे, रिफ्यूलिंग कर देंगे या फ्यूल भर देंगे तो इसका वजन कितना हो जाएगा, तो इसका वजन लगभग 10,500 किलोग्राम इसका वजन हो जाएगा। समझ में आया? तो देखिए अभी वर्तमान समय में बात करें कि अगर खाली में इसका वजन कितना है, तो खाली में इसका वजन है 7500 kg, यानी 7500 kg। अगर हम लोग रिफिलिंग कर देंगे यानी फ्यूल इसमें भर देंगे तब इसका वजन कितना हो जाएगा, तब इसका वजन मान लीजिए 10,500 हो जाएगा, तनी मनी नहीं 10,500। समझ में आया? अब हम लोग बात करते हैं कि जो यहाँ पर जो मिराज 2000 लड़ाकू विमान है इसकी मतलब किसी भी अन्य देश पर ये कैसे बम बरसाता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए जो मिराज 2000 है लड़ाकू विमान, ये मल्टी रोल है। यानी मल्टी रोल का मतलब समझिए, जब ये किसी भी अन्य देश पर अगर बम्बार्टमेंट करता है तो ये लगातार बम्बार्टमेंट करता है, ये नहीं कि रुक रुक के करता है, ये लगातार करेगा। जैसे देखिए हम लोग मान लीजिए इंडिया है, मान लीजिए इंडिया का सबसे ज़्यादा लड़ाई किससे रहता है, दो देशों से रहता है, एक का नाम है पाकिस्तान, दूसरे का नाम है चाइना। तो चाइना और पाकिस्तान के बीच में जब विवाद रहेगा तो हम लोग मान लीजिए कि पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं, तो एक वो बम मार के रुक जाएंगे तो फिर अन्य देश तो हमको मारिए देगा, जो हमारा दुश्मन देश होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका बेहतरीन शहरों पर दम ताबड़तोड़ हमला करते हैं। ताबड़तोड़ हमला करने का मतलब लगातार करते हैं। समझ में आया? तो ये विमान क्या है, मल्टी रोल है। जब ये मारता है ना किसी भी देश पर, मतलब कि बम्बार्टमेंट करता है, तो बम्बार्टमेंट करने के बाद ये तनी मनी नहीं, ये लगातार ये बम्बार्टमेंट करता है और किसी भी अन्य देश पर ये लगातार मारता है बम। समझ में आया? तो हम लोग बात करेंगे कि जो अभी पाकिस्तान पर अगर मान लीजिए कि बम बरसाना है तो एक मार करके छोड़ेगा नहीं, ले जाएगा कई गो बम और कस करके यहाँ पर लगातार उसके शहरों को टारगेट करके मार करके उसको क्या कर देगा, ध्वस्त कर देगा। इसलिए क्या है, मल्टी रोल है, मारता है लगातार यहाँ पर। समझ में आया? तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, मिराज 2000 कहते हैं इसको विमान को। समझ में आया? इसका खाली में वजन समझ गए 7500, अगर रिफ्यूलिंग कर देंगे तो इसका वजन कितना हो जाएगा 1050 किलो, 10,500 kg हो जाएगा इसका मतलब वजन। समझ में आया? ये उड़ान कितना भरता है, तो उड़ान भरने में ये सक्षम है, यानी इसका स्पीड जो है ये कितना है, तो 2336 किलोमीटर के रफ्तार से ये क्या करता है, माने उड़ान भरता है। समझ में आया? उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो लड़ाकू विमान जो मिराज है, मिराज 2000 लड़ाकू विमान में कौन सा इंजन लगा रहता है, तो जो यहाँ पर समझिए जो मिराज 2000 लड़ाकू विमान है इसमें टर्बोफान यानी टर्बोफान इसमें इंजन लगा है। यानी जो फ्रांस की कंपनी जो मिराज 2000 को अगर बनाई है तो इसमें कौन कौन सा मतलब इंजन लगा है, तो जो मिराज 2000 लड़ाकू विमान है इसमें कौन सा इंजन लगा है, तो इसमें टर्बोफान इंजन लगा है। अब टर्बोफान इंजन क्या होता है, इस इंजन के बारे में हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में और भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी समझिए कि इसमें कौन सा इंजन डाला है, तो टर्बोफान इंजन डाला गया है। समझ में आया? वही हम लोग बात करेंगे प्रथम उड़ान सबसे पहले मिराज 2000 कब भरा था। तो देखिए प्रथम उड़ान सबसे पहले मिराज 2000 ये भरा था कब, 10 मार्च 1978 में। अगर हम लोग बात करेंगे कि प्रथम उड़ान सबसे पहले कब भरा था मिराज 2000 लड़ाकू विमान, तो ये 10 मार्च 1978 में ये सबसे पहले उड़ान भरा था। अब आप बताइए, जहाँ पर मान लीजिए कि ये वाला मिराज 2000 लड़ाकू विमान अगर विकसित हुआ है तो विकसित तो कर दिया, लेकिन इसको उड़ाता कौन है, तो वायुसेना उड़ाता है। समझ में आया? यानी वायुसेना। तो जैसी वायुसेना को सौंपा गया तो पहले उसको चेकअप किया जाता है, यानी कंपनी जो बनाती है उसको चेक करती है कि ये लड़ाकू विमान सही रूप में ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो चेक करने के लिए इसको पहली उड़ान कब भरा था, तो 10 मार्च 1978 ईस्वी में ही पहली उड़ान, यानी फ्रांस के जो वायुसेना था वो सबसे पहले इसको उड़ाया था। तो फ्रांस की वायुसेना ने इसको सबसे पहले 10 मार्च
1978 में क्या किया था, इसको उड़ान भराया था सबसे पहले। अगर हम लोग बात करें कि यह आरंभ कब हुआ था बनाने के लिए है, अगर हम लोग बात करें तो आरंभ बनाने के लिए नहीं बात करें, यानी उड़ान तो भर लिया, लेकिन ये सेवा देना कब शुरू किया, तो 1982 ईस्वी में सेवा देना ये शुरू कर दिया। यानी इसका सबसे पहली उड़ान कब हुआ, तो 10 मार्च 1978 में। अगर बात करें कि सबसे आरंभ मैंने कब हुआ, यानी सेवा देने कब ये गया, तो सेवा दिया 1982 में। समझ में आया। अब इस विमान को कौन कौन से देश अगर यूज करता है, इसके बारे में हम लोग आज ये डिटेल्स में बात करते हैं। देखिए, मिराज 2000 विमान है, ये भारत मतलब भारत इसका उपयोग करता है। उसके बाद यूएई संयुक्त जो नाम है संयुक्त सऊदी अरब अमीरात, इसको नाम है यानी यूएई, तो यूएई इसको करता है। उसके बाद चाइना भी इसको करता है। तो देखिए, भारत, चाइना, यूएई और फ्रांस, ये 4 देश, और उसके बाद 4 देश इसको क्या करता है, इसका इस जहाज़ का उपयोग सबसे मने करता है। समझ में आया। तो मिराज 2000 का सबसे पहले कौन कौन करता है, फ्रांस, इंडिया, यूएई और चाइना, ये 4 देश इस विमान को अभी तक वायुसेना में क्या क्या किया है, इसको उड़ान भरने के लिए इसको रखा हुआ है। समझ में आया। बात करते हैं मिराज 2000 लड़ाकू विमान को, सबसे पहले इसकी खासियतों के बारे में जानते हैं। देखिए, मिराज 2000 लड़ाकू विमान जब भारत में आया तो भारत में कई वर्षों तक ये सेवा दिया। समझ में आया। ये विमान मल्टी रोल क्या है, लड़ाकू विमान है। इसकी कमी महसूस बहुत भारत को हुआ था। समझ में आया, बहुत हुआ था, तनी मनी नहीं। हम लोग को इतना मतलब कभी कभी इतना मतलब लगता था ना, महसूस होता था कि हम लोग की सारी इंजीनियर्स सारी चीज़ों को विकसित कर सकता है, हमारे साइंटिस्ट सब चीज़ विकसित कर सकता है, लेकिन लड़ाकू जहाज़ क्यों नहीं बना सकता है। इस पर सवाल आज से नहीं, कई दिनों से था। हमारे साइंटिस्टों और वैज्ञानिकों के सामने मतलब एक चैलेंज था कि दुनिया के सब देश मतलब लड़ाकू विमान को बना रहे हैं, लेकिन इंडिया के जो साइंटिस्ट है, जो इंजीनियर्स हैं, ये इतने पीछे क्यों हैं। तो देखिए, इतने पीछे होने का एक रीज़न था कि उस समय भारत की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी। दूसरी बात, जब इसकी आर्थिक स्थिति भी सही हुई तो सरकार ने क्या किया कि इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। जोर देने का मतलब, हमारे साइंटिस्टों को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त साधन नहीं दिए गए, हमारे इंजीनियर्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस पर जोर नहीं दिया, इस पर फोकस नहीं किया, जिससे हम लोग क्या किए कि हम लोग दूसरे देशों पर माने रक्षा के लिए निर्भर होते गए। आज हम लोग का इस दौर में है कि आज भी हम लोग किसी अन्य देश से बढ़िया मतलब कि मतलब रॉकेट लॉन्चर हो गया, टैंक हो गया, है ना, लड़ाकू विमान हो गया, है ना, मतलब अलग अलग गन्स हो गया, हम लोग खुद नहीं बनाते हैं, हम लोग किसी अन्य देश से बनाते हैं। ये भारत के लिए दुर्भाग्य है। समझ में आया। तो अगर पहले के सरकारों ने अगर ध्यान दी होती कि नहीं, हमारे जो देश है सबसे पहले रक्षा के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने इंजीनियरों को, अपने साइंटिस्टों को अगर ध्यान देंगे और ध्यान देकर इनको पर्याप्त साधन देंगे, तो ये क्या कर सकते हैं कि एक से एक एडवांस किस्म के लड़ाकू विमान, गन्स, मोटार्स, है ना, लड़ाकू टैंक्स यहाँ पर या मोटार्स कुछ भी बना करके यहाँ पर दे सकते हैं, या न्यूक्लियर बना सकते हैं, परमाणु बम बना सकते हैं, है ना। यहाँ पर एक से एक मतलब जो चाहिएगा वो बना करके दे सकता था। कौन, तो भारत के जो वैज्ञानिक था और जो मतलब कि भारत के जो इंजीनियर्स था, ये सब बना करके देता। लेकिन जानते हैं, भारत की सरकार उस समय इस पर ज़्यादा फोकस नहीं की। ये अलग अलग देशों से ये मतलब हर प्रोडक्ट को, यानी हर प्रोडक्ट का मतलब लड़ाकू विमान, गन्स, मोटार्स, रॉकेट लॉन्चर्स, टैंक, मतलब अलग अलग हम लोग न्यूक्लियर, ये टोटल चीज़ हम लोग क्या किए, मिसाइल तक हम लोग क्या किए, किसी अन्य देश से भी खरीदे। ये भारत के लिए थोड़ा शर्मिंदगी है। समझ में आया कि हम लोग इतना बड़े बड़े साइंटिस्ट और इतना बड़े बड़े हम लोग क्या रखते हैं, यानी इतना बड़े बड़े इंजीनियर्स रह करके भी हम लोग इतना पीछे हैं। तो ये भारत के लिए थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। भारत सरकार को इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। समझ में आया। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारी इतना सरकार अगर शुरू से ध्यान दी होती तो हम लोग को इतना पीछे लड़ाकू विमान या किसी भी हम लोग चीज़ बनाने में इतना पीछे नहीं होते। लेकिन खैर,
जाइए, यहाँ पर 1962 में हम लोग की आर्थिक स्थिति खुद सही नहीं थी, तो हम लोग आज के दौर में क्या बात करेंगे यहाँ पर। तो अब की सरकार जो आ रही है ज़्यादातर अब रक्षा पर ज़्यादा हम लोग को क्या कर रही है, माने फोकस कर रही है। जैसे रक्षा पर फोकस कर रही है वैसा ही अगर हम लोग को अगर बात करेंगे कि रक्षा पर जिस तरह से फोकस हो रहा है, अगर उसी तरह से अगर मान लीजिए एजुकेशन सिस्टम पर, हेल्थ इंश्योरेंस पर अगर फोकस करती, तो आज हमारा जो भारत है ये बदलता हुआ भारत या नए भारत को हम लोग देख पाते हैं। समझ में आया। लेकिन आज के दौर में हम लोग बहुत पीछे हैं। किस चीज़ में, यानी टेक्नोलॉजी के दुनिया में हम लोग बहुत पीछे हैं। आज भी हम लोग को समझना चाहिए और आज भी हम लोग को साइंटिस्ट और बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हम लोग क्या करना चाहिए, यानी इनको बढ़ावा देना चाहिए, इनको एक से एक पर्याप्त साधन देना चाहिए ताकि ये अलग अलग चीज़ों को विकसित कर सके। समझ में आया। तो आज हम लोग बात करते हैं मिराज 2000। मिराज 2000 जो लड़ाकू विमान है ना, इसकी खासियतों की बात करें तो देखिए, इसकी खासियत हमने सबसे पहले क्या किया है कि इसकी खासियत को बहुत बेहतरीन तरीक़ा से देखा है। और भारत के जो लड़ाकू विमान है इसकी काबिलियत दुनिया में काबिलियत तारीफ़ है। अब आप समझिए कि दुनिया आज तक मिराज से कहीं पर हमला करने में डरती थी, लेकिन भारत के जो वायुसेना थी ना, ये भारत की वायुसेना ने दिखा दिया कि दुनिया जो करके नहीं दिखाया वो भारत करके दिखाएगा। समझ में आया। आज हम लोग बात करते हैं मिराज 2000 लड़ाकू विमानों के बारे में। समझ में आया। देखिए, जब हम लोग पुलवामा हमला हुआ था, कब, तो पुलवामा हमला हुआ था यहाँ पर 14 तारीख दूसरा महीना 2019 में। जब पुलवामा हमला हुआ था ना, तो पुलवामा हमला हुआ था, तो पुलवामा हमला को हम लोग आज तक भूलते हैं, नहीं भूलते हैं। ये कब हुआ था, तो पुलवामा जो हमला हुआ था ना, ये 14/2/2019 को हुआ था। आपको पता है पुलवामा हमला में भारत के 45 जवान शहीद हो गया था। तनी मनी नहीं, 45 जवान हम लोग के भारत माँ की, जिसको हम लोग संतान कहते हैं ना, जो भारत माँ के संतान है, जो भारत के रक्षक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी सेना कहते हैं। ये सेना को ससुरा ये क्या किया था कि पुलवामा में मारा था ना, मतलब ऐसा, मतलब विस्फोट करके उड़ाया था ना, ऐसा विस्फोट कि अपने माँ जिसको जन्म दिया, किसको, अपने औलाद को जन्म दिया और भेज दिया कि जाओ भारत माँ को सेवा करो, तुम भारत माँ के रक्षक बन के रहो। उस माँ ने पोस पाल करके उस बेटों को जवान किया, 18-19 साल के, 20 साल के, 25 साल के किया। और उन्होंने कहा कि बेटा तुम अपने घर के देखभाल करने के लिए नहीं बने हो, तुमने किसको देखभाल करने के लिए बने हो, तो अपने भारत माँ के सुरक्षा करने के लिए बने हो। जाओ तुम भारत माँ के सुरक्षा के लिए तुम जाओ। ज़रा सोचिए कि जो 23 साल के नौकरी में गया होगा, जो 24 साल के नौकरी में गया होगा, जिसकी माँ इसको पोस पाल के इतना बड़े कर दिए होंगे, और वो भारत के रक्षक बन के गए, उसको पुलवामा में अगर मान लीजिए कि हमला होता है, और हमला होने के बाद अगर उस माँ को एक बॉडी तक नसीब नहीं होता है, ज़रा सोचिए उसका माँ का कितना दिल पर चोट लगता होगा, कितना चोट लगता है, ज़रा सोचिए। आप अगर बात कीजिएगा ना, पुलवामा में ऐसा अटैक किया गया था आतंकियों के द्वारा कि भारत माँ के जो संतान थे ना, उसका चिथड़ा उड़ गया था। चिथड़ा का मतलब समझते हैं, माँ खुद अपने बेटा को बॉडी नहीं पहचान पाती थी। इतना दर्दनाक क्या किया था इन पाकिस्तान के जो दरिंदा है, जिसको हम लोग आतंकी संगठन कहते हैं, भारत माँ के संतानों पर ऐसा हमला किया था। और ये जो पीठ छुपे वार होता है ना, पीठ छुपे वार होता है, ये क्या हुआ था कि ये पाकिस्तान के दरिंदा, जिसको हम लोग आतंकी कहते हैं, आतंकवादियों ने भारत के जो हमारे CRPF के जवान थे ना, ये अपने काफिले से जा रहे थे जम्मू और कश्मीर श्रीनगर के हाईवे पर जा रहे थे। उसी समय क्या हुआ कि जो पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी थे, ससुरा इन्होंने क्या किया कि इन्होंने खुफिया एजेंसी को क्या किया, जानकारी मिला, और क्या किया कि ये अपने मतलब एक गाड़ी में RDX विस्फोटक भर लिया। कौन? जैश ए मोहम्मद के आतंकी।
और भर करके ये RDX विस्फोटक को कहाँ ले गया, जम्मू और श्रीनगर के हाईवे पर। जैसे ही हमारे CRPF के जवान बस से यहाँ पर बस से जा रहे थे, वहीं पर क्या किया कि ये गाड़ियों में टक्कर मार दिया। कौन, ये जैसे मोहम्मद के दरिंदा माने ये छोटा लोग। यहाँ पर पाकिस्तान को हम लोग क्या कहेंगे, हरामी, छोटा, कुत्ता, कुछ भी कह दीजिए। यहाँ पर ससुरा के यहाँ पर क्या किया था कि CRPF के जो जवान थे ना हमारे, उस पर पीछे से वार कर दिया। पीछे से वार करने का मतलब, जो हमारी मतलब गाड़ी जा रही थी, यानी CRPF की काफिला जा रहा था, इंडियन सेना जा रही थी जिसको CRPF की काफिला कहते हैं, उसी काफिला में आ रहे जैश के आतंकवादियों ने क्या किया था कि यहाँ पर RDX से लोड था, उसके गाड़ी में RDX लोड था, यानी विस्फोटक लोड था, और मार दिया CRPF के क्या माने काफिला में। जैसे ही मारा तो मारने के बाद ये इसमें क्या हो गया, विस्फोट हो गया। CRPF के 45 जवान यानी 14/2/2019 को यानी क्या हुआ, पुलवामा में शहीद हो गया। और ऐसा टक्कर मारा था ना कि पूरी गाड़ी एकदम चिथड़ा हो गया था। हमारे भारत माँ के जो संतान थे ना, उसकी बॉडी भी पता नहीं चल रहा था। इतना दर्दनाक तरीके से इन पाकिस्तानियों हरामियों ने, यानी पाकिस्तान को क्या कहिएगा, अभी नादान तो है लेकिन ससुरा ये भारत के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन के है अभी। समझ में आया कि नहीं। तो भारत के कट्टर दुश्मन कहे जाने वाले जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान के जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों ने क्या कर दिया, यहाँ पर CRPF की काफिला में टक्कर मार दिया। और टक्कर मारने के बाद CRPF की काफिला पूरी ध्वस्त हो गई, यानी पूरी क्या हो गई, एकदम पूरी तबाह हो गई। पुलवामा हमला की बात कर रहे हैं। और पुलवामा हमला में जैसे ही हमारे 45 जवान यानी CRPF के 45 जवान शहीद हुए, तो पूरे भारत में शोक मन रहा था। शोक मनेगा ना, क्योंकि जिस माँ ने अपने बेटा को पोस पाल करके 24 साल 25 साल कर दिया, और करने के बाद ये माँ यानी भारत माँ के रक्षक बना करके इसको भेज दिया कि जाओ भारत माँ की रक्षा करो। ज़रा सोचिए कि उस माँ के अगर गोद सुन हो गई है ना, उसकी किसी जवान की अगर शादी हो गया होगा, तो उसकी औरत जो हो वो विधवा हो गई, उसकी बहन की जो राखी था वो बांधती थी किसको, हर साल अपने भाई को मानती थी, उसको कलाई सुन करा दिया गया। ज़रा सोचिए कि इस पर क्या बीतता होगा। लेकिन पाकिस्तानियों को यहाँ कहाँ दिखता है। पाकिस्तानियों ने इतना बेदर्दी से हमारे CRPF के जवानों पर हमला किया था कि भारत के एकाएक जितने भी युवा थे, या हमारे अलग अलग भारत के शहरों में कैंडल मार्च निकला था। ये पुलवामा हमला की बात कर रहे हैं। और 45 जवानों की शहादत भारत के जो सरकार थे, इसके माइंड पर चढ़ा हुआ था कि पाकिस्तानियों ने ये भारत के 45 जवानों को जैसे शहीद किया था, तो भारत सरकार को नींद नहीं आ रही थी। ज़रा सोचिए कि जिस माँ का गोद सुना हो गया, जिस औरत का पति अगर यहाँ पर शहीद हो गया, उसकी पूरी जितनी भी जिंदगी थी वो सुन हो गई। ज़रा सोचिए कि उस माँ पर क्या बीता होगा, उस औरत पर क्या बीता होगा। समझ में आया। उस बेटा या बेटी पर क्या बीता होगा जिन्होंने अपने पापा को नौकरी करते हुए देखा था। समझ में आया। तो ये दरिंदों ने यहाँ पर भारत के CRPF के जवानों पर मारा था विस्फोटक, जिसमें 35 जवान घायल हो गया था और 45 जवान शहीद हो गया था। 45 जवान की शहादत भारत सरकार को एकदम दिल पर खटक रहा था। और ये बदला लेने के लिए ये दिन रात एक करके ये एक से एक एजेंसियां को बुलाया, मीटिंग फ़ौरन कराई। जो भारत की कैबिनेट सरकार थी, जिसको हम लोग कैबिनेट केंद्र सरकार कहते हैं, कैबिनेट मीटिंग हुई। और कैबिनेट मीटिंग में एक से एक जो हमारे भारत के खुफिया एजेंसी है उसको बुलाया गया।
अजीत डोभाल को बुलाया गया, भारत के जो रक्षा मंत्री थे उनको बुलाया गया, भारत के गृह मंत्री थे उनको बुलाया गया। माने भारत के कैबिनेट का तुरंत मीटिंग हुआ और कहा कि इस शहादत का बदला पाकिस्तान से फ़ौरन लिया जाए। समझ में आया? तो पुलवामा हमला में जैसे ही मतलब कि हमला हुआ, उसके बाद पुलवामा हमला में भारत के जो जवान थे ना, वो जैसे शहीद हुए थे ना, इसका बदला लेने के लिए सरकार कैबिनेट तुरंत मीटिंग कराई और मीटिंग में तुरंत निर्णय लिया गया कि एक से एक एजेंसियों को यहाँ पर खुफिया जानकारी दी जाए कि ये कहाँ कहाँ, ये कैसे कैसे मतलब कि ये मतलब यहाँ पर ये अपने तौर तरीक़ा से मतलब उस देश पर मतलब क्या कर सकते हैं, ये बदला ले सकते हैं। समझ में आया? तो उस समय नरेंद्र मोदी की सरकार थी 2019 में, यानी मोदी जी का सरकार ने ये साबित कर दिया कि अगर तुम मारोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, अगर तुम मारोगे ना तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो मोदी गवर्नमेंट ने तुरंत निर्णय लिया और कैबिनेट की मीटिंग में ये तुरंत निर्णय लिया गया कि हम जो पुलवामा में जो 56 व्यक्तियों यानी 56 जवानों को जो शहादत हुई है, इस शहादत का बदला हम फ़ौरन नहीं लेंगे और जल्दी तुरंत। देखिए ये हमला कब हुआ? 14/2/2019 को हमला हुआ और ये क्या किया कि 26/2/2019 में भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया और उसमें जैसे मोहम्मद के जो आतंकी ठिकाना था ना, वहाँ पर इसको क्या किया गया? एयर स्ट्राइक किया गया। तो देखिए आप बताइए कि देखिए हमला कब हुआ था? भारत के जो CRPF के जवान थे उस पर हमला हुआ था 14/2/2019 को और भारत के जैसे जवान मने यहाँ पर शहीद 45 जवान शहीद हुए और 35 घायल हुए। उसके तुरंत यानी तुरंत 12 दिन बाद, यानी तुरंत 12 दिनों के बाद जो भारत के गवर्नमेंट थे ना, यहाँ पर भारतीय सेना को छूट दे दी कि आप जाइए, जो करना है पाकिस्तान पर कीजिए, हम समझ लेंगे। तो सरकार ने क्या किया कि भारत सरकार ने तुरंत अपनी आर्मी को, तुरंत अपनी वायुसेना को, तुरंत अपनी नेवी को यानी कह दिया कि आप भारत से किसी भी तरह आप बदला ले सकते हैं, लेकिन आप बदला ले करके ही छोड़िए। भारत सरकार ने तुरंत हमारी आर्मी को मतलब तुरंत हमारी आर्मी को तुरंत यहाँ पर बदला लेने के लिए कहा और तुरंत हमारे सेना ने 12 दिन के अंदर में पाकिस्तान के जो जैश के ठिकाने था, जिसको हम लोग आतंकी ठिकाना कहते हैं, वहाँ पर इतना बम्बार्डमेंट किया था ना। किस जहाज़ से किया था? तो यही था मिराज 2000 से। ये मिराज 2000 से इतना बम्बार्डमेंट किया था ना, इतना बम्बार्डमेंट किया था कि पाकिस्तान ससुरा दहल गया था। कहा था रे ससुरा कैसे मार रहा है, ये कैसे मार रहा है, दहला दहला के मार रहा है यहाँ पर। और जानते हैं भारत के जो सरकार थी ना, ये फुल्ली छूट दी थी किसको? भारत की सेना को फुल्ली छूट दी थी कि हम 45 जवानों का शहादत अभी हमारे दिल में एकदम रगों खून खोल रहा है, इसको तुरंत बदला लिया जाए। और जैसे सरकार ने इसकी अनुमति हमारी सेना को दी, 12 दिनों के अंदर में बालाकोट एयर स्ट्राइक किया और बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुआ। तो ये जानते हैं पाकिस्तान के जो जैसे मोहम्मद के जो आतंकी ठिकाना था, वहाँ ताबड़तोड़ हमला किया गया। किस जहाज़ से? तो मिराज 2000 जहाज़ से ये हमला किया गया था। समझ में आया? तो देखिए जो बालाकोट एयर स्ट्राइक था, ये किस जहाज़ों से हुआ था? तो मिराज 2000 लड़ाकू विमानों से ये हमला किया गया था। ये मारा था इतना ससुरा, इतना दहला कर मारा था ना कि हमनी के देखिए हमारा जवान कितना मारा था। तो हमारा जवान शहीद हुआ था माने 45 वो, और ससुरा जैश के आतंकवादियों को, 250 आतंकवादियों को हम लोग क्या किए थे, यानी तहलका मचा के मारे थे। इतना बम्बार्डमेंट किए थे ना कि ससुरा एक एक कर, जैसे हम लोग अपने सेना के जो चिथड़ा चुन रहे थे ना, तो हम लोग को तो चिथड़वो नसीब हो गया। समझ में आया? लेकिन जब मिराज 2000 से जब बालाकोट एयर स्ट्राइक किया गया ना, तो आतंकवादियों ने अपना चिथड़ा नहीं मतलब चिथड़ा नहीं उसको नसीब हुआ। हम लोग तो तनी चिथड़ों भी थोड़ा थोड़ा नसीब कर लिए कि नहीं ये हमारी सेना का ये है, लेकिन ससुरा के हम लोग को तो चिथड़ा भी हम लोग मान लीजिए कि थोड़ा बहुत हम लोग नसीब कर लिए। लेकिन जानते हैं हम लोग जब मारे थे ना पाकिस्तान वालों को, जब हम लोग पाकिस्तान वालों को बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके मारे थे, तो ससुरा के आतंकवादी के चिथड़वो नसीब नहीं हुआ था। तो देखिए भारत की सेना बड़ी तगड़ी सेना है ससुरा। अगर इसको ऑर्डर सरकार देगी ना,
तो ये पूरा पाकिस्तान को कवर कर लेगा, तुरंत कर लेगा यहाँ पर। लेकिन जानते हैं भारत सरकार इसको मतलब मान्यता नहीं देता है, समझ में आया। जिस दिन अगर भारत सरकार अगर मान्यता दे देगा ना, उस दिन पूरे पाकिस्तान को हम लोग क्या कर लेंगे, पूरे पाकिस्तान को हम लोग चैलेंज कर रहे हैं ना कि एकदम ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना के अंदर पूरे पाकिस्तान को एकदम आराम से क्या कर लेंगे, आराम से उसको एकदम ससुरा हिंदुस्तान की श्रेणी में उसको लाके खड़ा कर देंगे, समझ में आया। लेकिन जानते हैं सरकार हमारे फौज को यानी हमारी सेना को अनुमति नहीं देता है। जिस दिन अनुमति दे दिए ना, तो हिंदुस्तान की सेना ऐसी सेना है ना कि दुनिया की किसी भी आर्मी, दुनिया की किसी भी सेना से डरती नहीं है। ससुरा हम लोग की इतना आर्मी तगड़ी है, या इतनी हमारी सेना तगड़ी है कि इसको इजाज़त मिलता है ससुरा ऐसा मार मारता है ना कि ज़िंदगी भर याद रखिएगा, ज़िंदगी भर याद रखिएगा यहाँ पर। तो भारत की सेना बहुत बेहतरीन सेना में से एक है, समझ में आया। तो यहाँ पर जैसे हमारे सरकारों ने इजाज़त दी, 12 दिन के अंदर में पाकिस्तान से क्या कर लिया, तुरंत यहाँ पर तुरंत क्या कर लिया, तुरंत इसको क्या कर लिया, तुरंत इसका बदला ले लिया। और ऐसा बदला लिया ना कि आज भी पाकिस्तान याद करता है कि ससुरा हम मारे, हम गए तो हम गलती से इसको विस्फोट किए कि यहाँ पर मरेगा। लेकिन जानते हैं कि गलती से विस्फोट किया था, लेकिन हमने जानबूझ के उसको मारे थे। मारा था मान लीजिए शहीद किया था हमारे सेना के 45 गो के, और ससुरा उसको हम लोग जाकर आतंकवादी के ठिकाना पर मारे थे ना, 250 की चिथड़ा नहीं चिन्ह पाया था कि ये कौन है, समझ में आया। तो भारत की सेना मारता ऐसा है ना कि कभी भी आप पहचान नहीं पाओगे, चेहरा नहीं पहचानोगे ससुरा। तुम भारत पर हमला कराता है और वो पीठ छुपे यानी पीछे से वार करता है, यानी माँ का मतलब माँ तुमको जन्म दिया है ना, यानी माँ अगर पाकिस्तान की माँ तुमको जन्म दिया है ना, तो तनी सामने से वार करके दिखा ससुरा, समझ में आया। तो तुमको क्या है मतलब नाजायज औलाद है, तो नाजायज औलाद सामने से थोड़ी वार करता है। नाजायज औलाद को क्या चाहिए, पीछे से वार करेगा। जो कायर होता है ससुरा, पाकिस्तान हमेशा तो बेटा बना रहा है इंडिया को, और माफ़ भी कर देता है बेटे समझ करके, नहीं तो चाहेगा ससुरा मारेगा 4 झाप, यहाँ पर तुरंत ठीक हो जाएगा, समझ में आया। लेकिन जानते हैं कभी कभी क्या हो जाता है पाकिस्तान में ना, कितना समझाएं हम लोग चाहते हैं कि देखो जब तुम स्वतंत्र है, जब तू अपना देश में है, तो तुम काहे अपना मतलब कि दिमाग ज़्यादा एक्स्ट्रा लगाता है। अगर हिंदुस्तान एक्स्ट्रा दिमाग लड़ाने रहेगा ससुरा, तू रहबो नहीं करेगा, समझ में आया। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि नहीं, जाओ जब किसी देश को अगर अलग कर दिए हैं तो अलग कर दिए हैं, तो कम से कम शांत से तो बैठोगे ना जी, शांत से बैठोगे। तुम जिस तरह से मतलब काम करोगे उस तरह से हम भी काम करेंगे। यहाँ पर मिलजुल करके रहिएगा, काम अच्छा होगा। ससुरा तू नादानी करेगा तो भारत इसका क्या करेगा, ताबड़तोड़ इसका जवाब देगा। जहाँ पर छछन के क्या रहेगा, जीवन रहेगा यहाँ पर। आज देखो ना, ऐसा भारत कर दिया है कि आज तू दुनिया में किसी का लायक नहीं बचल है। तोरा यहाँ पर कोई भी मतलब कि देश, कोई भी देश तुमको अच्छा नज़र से देखता नहीं है, ज़रा सोच। और भारत अगर तुमसे मिला जुला रहता ना, तो दुनिया के मंचों पर तुमको खड़ा होने का हैसियत मिलता। लेकिन ससुरा तू अपने से नादानी करेगा, तू अपने से गद्दारी करेगा इंडिया के साथ, तो तोरा इंडिया के जो हमारी सेना है वो तोरा छोड़ पाएगा, सरकार छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। तो थोड़ा तू समझ कर, यानी बाप से कभी टकराता है बेटा तो क्या होगा, बेटा तो हमेशा लात खाएगा। यहाँ पर बाप से टकराने का हिम्मत तुमको कैसे है। अरे पाकिस्तान क्या है, बेटा है, और इंडिया क्या है, बाप है। तो बाप से तू टकराएगा तो लाते ना खाएगा ससुरा यहाँ पर। तो पाकिस्तान तू संभल जो, और संभल करके तो आराम से दम रह। तुम आराम से अपना देश के लिए भिखारी बनल जा रहा ना, उसको उठाने की कोशिश कर। आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो आर्थिक स्थिति सही भी नहीं है, तो आर्थिक स्थिति सही रहेगा ना तब इंडिया से तू टक्कर लेना। ससुरा भिखारी बनल जा रहा है, कम से कम भिखारी से तू वहाँ के जनता के, वहाँ के पब्लिक को बचा। तू यहाँ पर समझ में आ, तू भिखारी तो खुद बनल जा रहा है। इंडिया से क्या टकराओगे यहाँ पर, इंडिया से ससुरा तुमसे क्या यहाँ पर नज़र लड़ाएगा ना। तो ये बड़ा बड़ा देश से नज़र लड़ाने की हैसियत रखता है, तोरा से नज़र कुछ लड़ाएगा यहाँ पर, समझ में आया। तो पाकिस्तान संभल जा भी, समझ में आया। तो हम लोग 2019 में हम लोग क्या किए थे कि सबसे पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक किए थे। और यहाँ पर बालाकोट
एयर स्ट्राइक किए थे ना, तो पाकिस्तान का एक खैबर पख्तूनख्वा करके जगह है, वहीं पर क्या है, बालाकोट है। और बालाकोट एयर मतलब आतंकी संगठन, वहीं पर क्या किए थे हम लोग, एयर स्ट्राइक किए थे, जहां पर पाकिस्तान के 250 आतंकवादी ने एक बार में मारा गया था। वो मिराज 2000 से हम लोग क्या किए थे, मैंने हमला किए थे। तो मिराज 2000 ऐसा विमान है ना, ऐसा लड़ाकू विमान है कि ससुरा मारता है तो ताबड़तोड़ बम्बारमेंट करता है, और इतना बमबारी करता है ना कि ससुरा संभलने का नाम नहीं लेगा यहाँ पर। समझ में आया? तो भारत की सेना किसको ले गया था, तो यही फ्रांस की कंपनी बनाई थी जिसका नाम था मिराज 2000। यही मिराज 2000 से हम लोग क्या किए थे, हमला किए थे। समझ में आया? तो बालाकोट एयर स्ट्राइक किससे हुआ था, मिराज 2000 से हुआ था। समझ में आया? तो अब आप बताइए, अब आतंकी संगठनों ने जब भारत पर हमला किया था, तो भारत पर हमला किया था ना, तो हम लोग एनआईए, जो एनआईए एजेंसी है, भारत की जो खुफिया एजेंसी है, इसको हम लोग 20 फरवरी को क्या किए थे, यानी 20 फरवरी को इसको इजाज़त दिए थे कि आप जांच कीजिए कि मारा कैसे है, और मतलब मरवाया किसने है। तो पता चला कि पता चला कि पाकिस्तान के जो जैसे मोहम्मद के आतंकवादी संगठन है, उन्होंने भारत में क्या कराया है, यानी हमला कराया है। उसको हम लोग तुरंत से सुलह क्या कर दिए, उसको जा करके एयर स्ट्राइक बालाकोट में जा करके उसको मुंह तोड़ जवाब दिए, और 250 आतंकवादियों को चिथड़ा भी चुनने का नसीब नहीं हुआ। इतना तगड़ा मारा था भारत के सेनाओं ने। समझ में आया? तो भारत के सेना से लगना नहीं बाबू। भारत के सेना एक ऐसा सेना है कि मारता है ससुरा ना, तो तोरा ऐसा मारेगा ना कि दुनिया में तोरा नाम निशान जो होता ना शरीरवा के, वो चिथड़वो मिल जाएगा, वो न मिलेगा, नसीब नहीं होगा। इतना तगड़ा मारता है इंडिया के जो सेना है। समझ में आया? तो भारत के सेनाओं से कभी लड़ना नहीं। भारत की सेना दुनिया की सेना को सबक दिया है कि देखिए, हमसे जो टकराएगा उसको ये हैसियत करेंगे ना, ये हैसियत करेंगे कि दुनिया में वो सामने खड़ा होने का नाम नहीं लेगा। तो भारत सरकार ने क्या किया है ना, कि सेनाओं को ऑर्डर नहीं ज़्यादा दिया है। हाँ, ऑर्डर कब देती है, जब भारत पर कोई अटैक हो जाता है, तब भारत के सेनाओं को ऑर्डर देता है। नहीं तो इसको ऑर्डर दे के रखे ना, तो पाकिस्तान को तो ऐसे निगल जाएगा यहाँ पर। समझ में आया? भारत की सेना कभी किसी को समझा है, नहीं समझेगा। और पाकिस्तान तो बेटा है, बेटा को और कौन समझेगा यहाँ पर। बाप से टकराने की कोशिश नहीं करना पाकिस्तान, नहीं तो क्या हो जाएगा, एकदम बर्बाद होना तोरा फिक्स है। अपना पहले भिखारीपन तुम सुधारो, उसके बाद जो करना होगा ना पाकिस्तान तुम करना। समझ में आया? तो हम लोग बात करते हैं पुलवामा। तो पुलवामा में कितने जवान शहीद हुए थे, 45 जवान शहीद हुए थे। लेकिन हम लोग उसके बदले में क्या किए थे कि हम लोग एयर स्ट्राइक किए थे, तो उसमें 250 से ज़्यादा आतंकवादियों को हम लोग बहुत चिथड़वो चुनने का नसीब नहीं दिए थे। वहाँ पर हमारी सेना इतना तोड़ मारी थी। समझ में? अच्छा, ये हमला कहाँ हुआ था, तो ये हमला हुआ था लेथीपोरा, यानी लेथीपोरा एक नामक स्थान है जो कहाँ पर है, तो ये जम्मू और श्रीनगर के हाईवे के बीच में एक गाँव का नाम है जिसका नाम है लेथीपोरा। तो लेथीपोरा नामक स्थान पर यह क्या हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें हमारे 45 जवान शहीद हो गए थे। अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। समझ में आया? तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब जगुआर के बारे में बात करते हैं। समझ में आया? देखिए, जगुआर लड़ाकू विमान ये ब्रिटेन द्वारा विकसित किया गया, ये क्या है, मतलब कि ये लड़ाकू विमान है। ये सबसे पहले विमान को किसने बनाया है, तो ब्रिटेन की कंपनी है, यानी ब्रिटेन की कंपनी ने ही इस जगुआर विमान को बनाया है। समझ में आया? तो जगुआर विमान को किस देश ने बनाया है, तो ये ब्रिटेन की कंपनी ने बनाई है। तो ब्रिटेन की कंपनी ने जगुआर जगुआर लड़ाकू विमान को बनाया है। अगर बात करें कि जगुआर जो लड़ाकू विमान है ये कैसा है, तो ये भी क्या है बाबू, ये भी मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। ये भी मतलब 90 डिग्री पर जाता है ना, जब 90 डिग्री पर उड़ान भरेगा तो किसी भी दिशा में अपने मतलब विंग्स या पंख को घुमा सकता है, ये उड़ सकता है। और ये बाबू सिंगल सीट वाला है। लेकिन अगर मिराज 2000 की बात करें तो ये डबल सीट वाला है। लेकिन ये जगुआर लड़ाकू विमान की बात करें तो ये सिंगल सीट वाला, यानी एक ही गो पायलट एक पर बैठता है। लेकिन मिराज पर कै गो बैठता है, तो 2 गो पायलट बैठता है। इस पर कै गो बैठता है, इस पर देखिए ये हमला करने में बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है। इसलिए एगो होता है चालक होता है, और एगो होता है हमलावर, जिसको हम लोग पायलट कहते हैं। तो एगो पायलट होता है जो मतलब चलाता है, और एगो पायलट हमला करने में कहाँ हमला करना है इसको पूरा खुफिया जानकारी रहता है, यही तवातोड़ कहाँ करता है, हमला करता है। तो जगुआर है जो सिंगल सीट वाला है, और मिराज 2000 लड़ाकू विमान है वो डबल सीट वाला है। समझ में आया? इस पर एक ही को मतलब कि क्या बैठ सकता है, इस पर
एक ही गो मतलब बैठ सकता है क्या चीज़, तो इस पर बैठ सकता है पायलट, एक ही बैठेगा, 2 गो नहीं बैठने का, सीट ही नहीं है तो बैठेगा कहाँ से। तो एक सीट वाला ये लड़ाकू विमान है जिसका नाम है जगुआर। अगर हम लोग बात करें कि जगुआर की लंबाई कितना है, तो 55 फीट, यानी 55 फीट 22 इंची इसका लंबाई है। तो ये कितना लंबा है, तो 55 फीट लंबा है, तनी मनी नहीं, 55 फीट लंबा और 22 इंच, मतलब 55 फीट 22 इंची लंबा है। समझ में आया। अगर इसका चौड़ाई की बात करें तो ये 28 फीट चौड़ा, 28 फीट 51 इंची चौड़ा है। तो देखिए इसकी चौड़ाई कितना हो गया, तो इसकी चौड़ाई हो गया 55 फीट, इसकी चौड़ाई हुआ मतलब कि 28 फीट, यहाँ पर 51 इंची इसका चौड़ाई हो गया। अगर उसी की बात करें ऊंचाई कितना है, तो 16 फीट 4 इंची, यानी ऊंचाई इसका कितना है, तो 16 फीट 4 इंची इसका ऊंचाई हो जाएगा यहाँ पर। अगर बात करें कि खाली में जगुआर का जो मतलब कि वजन है वो कितना है, तो देखिए ये मिराज से भारी है। यानी देखिए मिराज 2000 विमान था, वो 7500 kg के था, लेकिन ये 7700 kg का है। अगर फ्यूल भर दीजिएगा तो लगभग ये 11000 kg का हो जाएगा। कौन, तो ये जगुआर हो जाएगा। इसकी स्पीड है 1700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जगुआर मतलब क्या कर सकता है, उड़ान भर सकता है। इस विमान का निर्माण ब्रिटेन की कंपनी है जो सेपेट कैट है, यानी सेपे कैट ने इस विमान का निर्माण कराया है। तो सेपे कैट ने इस विमान का क्या कराया है, निर्माण किया है। तो जगुआर विमान माने किस देश द्वारा विकसित किया गया, तो ब्रिटेन की मतलब ब्रिटेन ने विकसित किया है। ब्रिटेन के किस मतलब कंपनी ने इसको विकसित किया है, तो सेपे कैट नाम की एक कंपनी है जो ब्रिटेन की कंपनी है, उन्होंने क्या है जगुआर विमान को विकसित किया है। अगर बात करें कि ये प्रथम उड़ान कब भरा था, तो ये प्रथम उड़ान मतलब 8 सितंबर, यानी 8 सितंबर 1968 में ये मतलब कि उड़ान भरा था। लेकिन ये सेवा में मतलब कब आया, तो ये सेवा में आया 1973 ईस्वी में। फ्रांस ने इसको देखिए ये जहाज़ को, जगुआर जहाज़ को भारत, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 3 देशों ने मिल करके इसको रखा है। यानी देखिए जगुआर मिसाइल को जगुआर जो लड़ाकू विमान है इसको कौन कौन सा देश रख ले, तो पहले है ब्रिटेन जो खुद विकसित किया है, उसके बाद फ्रांस और फ्रांस के बाद इंडिया। तो देखिए फ्रांस और जो ब्रिटेन है इसको जगुआर को क्या कर रखा है, रिटायर कर दिया। लेकिन इंडिया इस विमान को क्या कर रखा है, यानी अभी सेवा में, ये वायु सेना के सेवा में भी हाजिर है। समझ में आया। तो देखिए जब ये प्रथम उड़ान 8 सितंबर 1968 को आरंभ कब हुआ था, तो 1973 में ये आरंभ हुआ था। फ्रांस ने इसको रिटायर कब कर दिया, तो 2005 में। ब्रिटेन ने इसको रिटायर कब कर दिया, 2007 में। तो ब्रिटेन ने 2007 में, इसको फ्रांस कब किया था रिटायर, तो इसको कर दिया था तुरंत, यानी 2005 में। अगर बनाने में लागत करें, लागत कितना आया था इसका, मतलब लागत आया था $8 मिलियन, यानी $8 मिलियन एक विमान को बनाने में इसको खर्चा आता है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग MiG-21 और यहाँ पर तेजस विमान के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक अगले नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।